अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के हवाले से एजाज़ अहमद की। एजाज़ अहमद जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है और कुछ अर्सा उन्होंने बरतानिया में भी क़याम किया और आजकल वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। उनका शुमार मारूफ पोस्ट कॉलोनियल फ़िलासफ़र्स में होता है। सबसे अहम बात जो हमको एजाज़ अहमद के हवाले से पढ़ने को मिलती है वो ये कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है जो एक ट्रिनिटी है उसको पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के हवाले से स्पाइविक की, भाभा की और एडवर्ड सईद की। वो इन तीनों के नज़रियात को बिल्कुल डिनाई करता है, उनको रिजेक्ट कर देता है। एजाज़ अहमद ये कहता है कि 91 के बाद जब रशियन फॉल हुआ और दुनिया के अंदर मार्क्सिज़म, बल्कि आप कहते हैं कि रशिया के अंदर जो मार्क्सिज़म है वो उसका निज़ाम जो है वो फ्लॉप हो गया, तो पावर जो है वो शिफ्ट हो गई अमेरिका की तरफ। हालांकि इससे पहले जो पावर थी उसका एक तवाज़ुन मौजूद था, लेकिन जब यूएसएसआर ख़त्म हुआ और दोबारा रशिया बन गया और ये पावर जो है वो शिफ्ट हो गई है वेस्ट की तरफ, ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ। तो इसलिए जो लिटरेरी थेरीज़ हैं उनको भी अब बदलना चाहिए, क्योंकि उनका अब जो मतलब है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये 30 साल पहले और था, अब उसका मतलब और है। जो पुरानी लिटरेरी थेरीज़ थी वो अब किसी काम की नहीं रही। और दूसरी बात वो जो बयान करता है वो बहुत अहम बात है, वो ये है कि नाउ यू हैव टू स्टडी द कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस हिस्ट्रीज ऑफ बोथ द कॉलोनाइजर्स एंड द कॉलोनाइज्ड। यानी आप हम वक्त पढ़ते रहते हैं जो कॉलोनाइज्ड थे उनके बारे में पढ़ते रहते हैं कि कॉलोनी बनने से पहले उनकी ज़िंदगियां कैसी थीं और कॉलोनियल एज के दौरान कैसी थीं, और अब जबकि वो कॉलोनीज़ नहीं रहीं, डीकॉलोनाइजेशन हो चुकी है, तो वहाँ अब ज़िंदगियां कैसी हैं, उनकी सकाफ़त कैसी है, मज़हब कैसा है। लेकिन हमारा राइटर ये कहता है, एजाज़ अहमद ये कहता है कि हमें दोनों को देखना चाहिए, जो कॉलोनाइजर्स रहे या कॉलोनाइज्ड थे, उन दोनों की जो हिस्ट्रीज़ हैं, कल्चर है, रिलीजन है, वगैरह वगैरह, उनको देखना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि जो कॉलोनाइज़र थे, जो बाहर से आए, उनके मुल्कों में क्या हुआ जब उन्होंने मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ बनाई, तो क्या ये सारा जो पूरा एक सर्कल सा था हुकूमत का कि अपने मेट्रोपॉलिटन सेंटर से बाहर निकले और दूसरे ममालिक में जाकर उन्होंने हुकूमत की, तो उनके अपने ममालिक के अंदर, उनके अपने लोगों में, मज़हब में, सकाफ़त में, तारीख़ में क्या कुछ नया देखने को मिला। यानी एजाज़ अहमद ये कहता है कि दोनों के कल्चर को, मज़हब को, सकाफ़त को हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा ये इसको भी रिजेक्ट कर देता है कि जो डायस्पोरा जो है वो एक इंतहाई मामूली किस्म की, मुश्किल किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा है। जिन डायस्पोरा से मुराद वो लोग हैं जो कॉलोनाइज्ड स्टेट्स के थे और डीकॉलोनाइजेशन के बाद वो जो कॉलोनाइज़र थे उनके देश में जाकर बस चुके हैं। बकौल एजाज़ अहमद के इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, आला आला उन्होंने पोस्टें ग्रैब कर रखी हैं, और वहाँ जाकर आदमी हैरान हो जाता है कि इनको कितनी ज़्यादा तरक्की हासिल हुई है। जो यानी कि जो डायस्पोरा की एक मामूली ज़िंदगी का कॉन्सेप्ट है उसको भी मुकम्मल तौर पर एजाज़ अहमद जो है वो नज़रअंदाज कर देता है, बल्कि रिजेक्ट कर देता है। और चौथी अहम बात वो जो करता है वो स्पाइविक को रिव्यू करता है, और वो ये कहता है उसका जो नज़रिया था नेशनलिज़म का उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि स्पाइविक ने ये कहा था कि जो नेशनलिज़म है ये एक लेगेसी है, एक विरसा है कॉलोनियल रूल का, नेशनलिज़म। वो कहता है ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो इंडिया के अंदर भी जो आज हुकूमत चल रही है वो बिल्कुल बरतानिया, यूके की तरह होती। यूके के अंदर आप डेमोक्रेसी देखें, यहाँ कोई रियल डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर नहीं है। वहाँ आप देखें कि वो सेकुलर स्टेट है, लेकिन
जो इंडियन स्टेट है वो बिल्कुल सेकुलर नहीं है। मिसाल देता है सलमान रश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस की, कि वहाँ बरतानिया में तो इस पर कोई पाबंदी नहीं लगी, इंडिया के अंदर आकर क्यों पाबंदी लगी है। अगर ये हकीकी वर्षा होती, लेगेसी होती बरतानिया के निज़ाम की, तो इनका निज़ाम भी दोनों का एक ही होना था, लेकिन एक बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा जो वो बात करता है, वो ये कहता है कि वो कुछ ममालिक का तज़किरा करता है, इराक़, इंडोनेशिया और टर्की का। और वो ये कहता है कि जो इम्पीरियलिज़म है या कैपिटलिज़म है, ये दोनों जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देता है इस चीज़ को। वो कहता है कि आप देखें इराक़ को, इंडोनेशिया को और टर्की को देखें कि वो ममालिक जो हैं वो वहाँ पर कैपिटलिज़म है, सरमायादाराना निज़ाम है, लेकिन वहाँ इम्पीरियलिज़म कभी भी नहीं रहा। यानी कि अगर आप ये कहें कि कैपिटलिज़म जो है वो इम्पीरियलिज़म ही के बाइस वजूद में आता है, तो बकौल इजाज़ अहमद के ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो इराक़, इंडोनेशिया और टर्की जैसे जो बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं और जो कैपिटलिस्ट हैं, वो भी इम्पीरियलिस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके मातहत रह चुके होते, लेकिन उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री मौजूद नहीं है। तो ये चंद बातें, 5-6 नुकात हैं। अगर ये इंसान बंदे को समझ आ जाए तो इसके बाद जो इजाज़ अहमद की फ़िलासफ़ी है उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। शुक्रिया।